Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology. MPC 005 यानी रिसर्च मैथड्स इन साइकोलॉजी का पेपर चल रहा है और इजी नोट्स की हेल्प से आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये जो एक टॉपिक आपको नजर आ रहा है ये टुकड़ों में पेपर में कई बार पूछा गया है, मतलब कहीं पर आपसे कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन पूछ लिया गया है, कहीं पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं। ये भी हो सकता है कि 3 मार्कर में भी इससे कोई क्वेश्चन बना है पहले, तो आपको उस तरीके से ध्यान देना है। आज के जो टॉपिक हैं थोड़ा मिक्स रहेंगे। वैसे रिसर्च डिजाइन अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे प्रीवियस 3 वीडियोस में और हमने देखा कि किस किस तरह से डिफरेंट रिसर्च डिजाइन डिफरेंट पर्पस को सर्व करते हैं रिसर्च की फील्ड में, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो पर्पस है वो हर बार डिफरेंट होता है। हर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमारे डिफरेंट एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो खैर हम रिसर्च डिजाइन में जो भी करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। अगर अब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये एमपीसी 005 के इजी नोट्स हैं जो आप में से बहुत लोगों के पास हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं भी हैं तो आप वीडियो देखकर भी आप अपना काम चला सकते हैं, जस्ट इन केस आप उन्हें बाय नहीं करना चाहते तो। अदरवाइज आप इन्हें बाय कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू। ऑलराइट, तो कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन से पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी मान के चल रही हूँ कि आप ये जानते होंगे कि कोरिलेशन क्या होता है। अगर आप कोरिलेशन नहीं जानते हैं तो अभी तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको और अच्छे से कोरिलेशन को समझना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो न केवल आपके एमपीसी 5 में बल्कि 6 में भी है, और कोरिलेशन के तो न्यूमेरिकल्स भी हैं। जो बच्चे एमपीसी 006 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पहले से ही पता है कि कोरिलेशन के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं और थ्योरी में भी कोरिलेशन आता है। तो कोरिलेशन तो आपको समझना ही समझना है, चाहे आप इसको यहाँ कितना भी इग्नोर करें। ये 6 में आपको मिल जाएगा, तो दोनों पेपर देने तो हैं ही आपको, तो इसीलिए कोरिलेशन को समझना जरूरी है। इसके कुछ स्पेसिफिक वीडियोस हैं मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोरिलेशन क्या होता है। जैसा कि वर्ड है कोरिलेशन, यानी जाहिर सी बात है एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को देखते हैं। कोरिलेशन जब थ्योरेटिकली बताया जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बताया जाता है, न्यूट्रल कोरिलेशन बताया जाता है। वैसे जो कोरिलेशन है वो 3 टाइप का होता है। हम 2 चीजों के बीच में कोई पॉजिटिव कोरिलेशन देख सकते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेट कर रहे हैं, या फिर नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रल वे में रिलेट कर रहे हैं। लेकिन इसको एक्चुअली में स्टैटिस्टिकल वे में कैलकुलेट किया जाता है। कोरिलेशन कुछ ऐसा नहीं है जो हमने 2 चीजें देख के जनरली बता दी। कोरिलेशन टॉपिक ही स्टैटिस्टिक्स का है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये वहां भी आपको देखने को मिलेगा, और ये हमेशा कैलकुलेट करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है और उसके बाद हम कहते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरिलेशन पॉजिटिव तब होता है जब किसी एक वेरिएबल को बढ़ाने पर दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाए। नेगेटिव तब होता है जब एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीज देखने को मिलता है, या वाइस वर्सा। और 0 तब होता है जब किसी एक वेरिएबल में हम कोई भी चेंजेस करें दूसरे वेरिएबल पे कोई फर्क ना पड़े। रिसर्च डिजाइन पर अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन है। आप फिक्र ना करें, आप जब कोरिलेशन को समझेंगे ना, मैं तो आपको ये बोलूंगी कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप पहले कोरिलेशन का वीडियो डिटेल में देख लीजिए। और मैं यहाँ पर उसको इतना डिटेलिंग इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है वहां पर, तो मैं चाहूंगी कि आप उस वीडियो को देखें, तो हम डबल एफर्ट्स नहीं करेंगे। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन का, और इसके अलावा भी थ्योरी पार्ट में आएगा तो वहां भी आपको समझना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल कोरिलेशन के लिए इतना तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, कैसे वो कोरिलेट कर रहे हैं आपस में। अब मेन टॉपिक हमारा ये है कि रिसर्च डिजाइन में क्या होता है जब कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन हम लेते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन एक ऐसा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है जिसकी हेल्प से हम 2 या 2 वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। तो एक तरीके से जब हम कोई भी रिसर्च डिजाइन ऐसी प्लान कर रहे हैं जहां पे हमें वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा हो रहा है, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। वैसे तो हमने हर जगह ये देखा कि इंडिपेंडेंट पे हम कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं, तो कनेक्शन तो वेरिएबल्स में हमेशा ही रहता है चाहे कोई भी रिसर्च हो। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, ये यहाँ पे मेन चीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिसर्च ही कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन थे वहां पर उसके जैसा नहीं होता है यहाँ पे कि कोरिलेशनल रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल और द असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट कंडीशन। ये किस चीज पे फोकस करती है? ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग वेरिएबल्स एज दे नेचुरली अकर होते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है, कैसा निकल के आ रहा है। और इट डज नॉट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज देख के इफेक्ट नहीं देखती बल्कि आपस का रिलेशनशिप देखती है।
कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते क्या क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो रिसर्चर मेजर 2 और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम। ये किस तरीके से निकाले जाते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में हाइट, वेट, टेम्परेचर होगा, कैटेगोरिकल में कोई भी कैटेगरी हो सकती है। उन वेरिएबल्स के बीच को का जो रिलेशनशिप है वो कैसा आ रहा है, यानी उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। कोरिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस कभी भी देखे हैं जहां पर मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है, तो आप ये देखेंगे कि मैं यही बात समझाती हूँ, कोरिलेशन कुछ नहीं है। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कोरिलेशनल कोफिशिएंट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम किसी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, तो वो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, कि वो वैल्यू क्या आई है उस पर बेस्ड होता है। जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो -1 से लेके और +1 तक वेरी करती है, बीच में 0 भी आता है, राइट। हमेशा जो हमारा कोरिलेशन का आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में ही आना चाहिए। वो -2.5 नहीं होना चाहिए, वो -3.3 नहीं होना चाहिए, वो 1.8 नहीं होना चाहिए, वो 2.7 नहीं होना चाहिए। मतलब हमने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है। तो जो भी हम आपके स्पीयरमैन रैंक डेटा रिलेशनशिप जो भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसमें आपको आपका जो आंसर है वो इसके बीच ही लाई करना चाहिए। ये भी एक तरीका है, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी के बीच में आ रहा है। तो जब यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, तो वो -1 से लेके +1 के बीच आना चाहिए। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि जब वन वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। जब -1 आ रहा है इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या फिर एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज हो रहा है। और 0 का मतलब होता है देयर इज नो कोरिलेशन, यानी दोनों वेरिएबल आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से जो कोरिलेशन के टाइप हैं वो बन जाते हैं। जिस तरीके से कोरिलेशनल कोफिशिएंट 3 टाइप का निकलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसी तरीके से कोरिलेशन के टाइप भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं। कई बार कोरिलेशन पूछ लिया जाता है 3 मार्कर में, तो बस कोरिलेशन के बारे में लिखिए और उसके टाइप लिख दीजिए, दैट इज इनफ। 3 मार्कर में जो आपका सी सेक्शन होता है। बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि अगर स्टडी के टाइम को हम इंक्रीज करेंगे तो टेस्ट के स्कोर्स अच्छे आएंगे, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। किसी एक चीज के इंक्रीज करने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? जब किसी का स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। वर्क प्लेस पर अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होने लगेगी, वो नेगेटिव हो गया। नो कोरिलेशन मतलब नो प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप, जब वेरिएबल के बीच में कुछ प्रिडिक्ट ही करना मुश्किल हो जाए तो वो 0 कोरिलेशन हो जाता है, नो कोरिलेशन भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन के? यहाँ पे हम कोरिलेशनल रिसर्च की हेल्प से रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हैं वेरिएबल्स के बीच में, जिससे पता चलता है कि जो चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी वो रियल वर्ल्ड में कितना एग्जिस्ट करेंगी, कैसे वो चीजें होंगी, ये सब कुछ हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस भी यहाँ पर होते हैं। ये काफी एथिकल है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कंपैरिजन में इट डज नॉट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, हम चेंज नहीं करते हैं अपनी तरफ से। तो जैसे कि इट इज अनएथिकल टू मैनिपुलेट हार्मफुल कंडीशंस लाइक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स फॉर रिसर्च पर्पस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले ही रिलेशनशिप देख लेते हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि किसी एक वेरिएबल को इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज होगा, तो और उसका जो रिजल्ट है वो हमारी रिसर्च पर इम्पैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, हम उस तरीके से ही चलेंगे, हम वैसे चलेंगे जैसे हमें रिसर्च में चीजें चाहिए। तो बहुत हद तक रिलेशनशिप से हमें पता चल जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। एक चीज और बताते चलूं मैं यहाँ पे बिफोर हम आगे बढ़े, इससे पहले कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप का आपस में इम्पैक्ट कैसा है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाली सिचुएशन नहीं रह जाती। यहाँ पर तो ये रह जाता है कि दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था उसमें आपने ये चीज नोटिस की थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम मैनिपुलेशन कर रहे थे या कोई भी चेंजेस कर रहे थे और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट पे देख रहे थे। तो डिपेंडेंट जो था वो आराम से बैठा हुआ था और सब कुछ इंडिपेंडेंट के साथ किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप देखा जा रहा है, मतलब एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे काफी कन्वीनियंस होता है, प्रैक्टिकलिटी होती है कोरिलेशनल रिसर्च में। जब हम डेटा सर्वे कुछ भी जो भी डेटा यूज करते हैं वो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच बन जाती है, क्योंकि जब हम चीजों पर ये देख रहे हैं कि किसका किस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो एक नेगेटिव इफेक्ट रिसीव होने के बाद तो हम उसको फर्दर लेकर चलेंगे नहीं। तो काफी हद तक ये बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात करती है। कॉम्प्लेक्स इश्यू भी रिजॉल्व होते हैं, इससे एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है, हेल्प मिलती है। कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जिनको इजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि एज, जेंडर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उससे हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो हमारी रिसर्च में इम्पैक्ट क्या डालेंगे।
फ्यूचर रिसर्च के लिए भी ये फाउंडेशन क्रिएट करती है। जैसे एक बार हमें अंदाजा लग गया कि इन वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स पर ये इफेक्ट है, तो उसी के बेसिस पर हम आगे भी चलेंगे, तो वो एक फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करती है फ्यूचर रिसर्च के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें जो कि अलग से पूछे जाते हैं, यहाँ पे देयर इज नो कैजुअल इन्फ्रेंस। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज दैट इट कैन नॉट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस बात को यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट देख ही नहीं रहे, हम एक दूसरे पे दोनों का इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो अगर कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल अपना रोल प्ले भी कर रहा है तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे मानी गई है प्रॉब्लम की तरह। डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम भी है, दो वेरिएबल कोरिलेटेड हैं पर फिर भी अनक्लियर रहता है कि कौन सा वेरिएबल किसको ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्लीप क्वालिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट इज अनसर्टेन वेदर बेटर स्लीप लीड्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस और वाइस वर्सा। तो एक एग्जाम्पल हम ये भी देख रहे हैं कि डायरेक्शन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड वेरिएबल की भी प्रॉब्लम रहती है। कोरिलेशनल रिसर्च डज नॉट कंट्रोल फॉर थर्ड वेरिएबल दैट मे अफेक्ट द रिलेशनशिप। ये वही चीज हो गई जैसे हमने अभी बात करी कि जो भी कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो अगर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए डेप्थ काफी लिमिटेड है। वैसे तो कोरिलेशनल रिसर्च जो होती है वो काफी हद तक रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है, लेकिन फिर भी ये किस हद तक जाएगी अंडरस्टैंडिंग करना उसमें लिमिटेड हो जाता है। पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे काफी हद तक चांसेस रहते हैं कि कोरिलेशनल डेटा जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है बाय अज्यूमिंग कैजुअलिटी वेयर नन एग्जिस्ट लीडिंग टू इरोनियस कंक्लूजंस एंड इम्प्लीकेशंस। कि काफी बार मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है डेटा का कि अगर हमने ऐसा ज्यूम करा कि रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव जा रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एंड ऑल दीज थिंग, कई बार इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकता है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन एक वैल्यूएबल टूल है, क्योंकि मेन चीज जो इसमें होती है वो हम केवल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हैं, और वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने से हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल्स एक दूसरे पे कैसा इंपैक्ट डालेंगे और उसके हिसाब से हमारी स्टडी आगे चलती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत आसान है ये वो, लेकिन पूछा बहुत गया है और 10 मार्कर में पूछ लिया जाता है। बहुत मजे की बात है, मैं तो कह रही हूँ अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको भी बहुत आराम से कर मिलेगा। कोई भी सर्वे रिसर्च हो, सर्वे जनरली क्या होते हैं आपको पता है कि सर्वे रिसर्च सभी जानते हैं। सर्वे रिसर्च में होता है कि हम सर्वे के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं सर्वे रिसर्च में, जहां पे डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज होते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, जहां पे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें पर बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि हमारी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो उसके बेसिस पर कुछ कॉमन पॉइंट्स हमने निकाले हैं। जैसे सबसे पहले आता है क्वेश्चनआयर। क्वेश्चनआयर तो हमेशा ही हर जगह यूज हो जाता है, चाहे कोई भी टाइप की रिसर्च हो, क्वेश्चनआयर की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि हम जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे ना, हम सर्वे करने निकले हैं। अब सर्वे करने के लिए हम कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्वेश्चनआयर देंगे लोगों को, वो उसको फिल करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चनआयर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि लोगों को जिनको दिया जाएगा वो उसको कंप्लीट करेंगे। ये दो टाइप से हम देखने को मिलते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनआयर हो सकते हैं, कंप्लीटेड बाय रेस्पोंडेंट्स ऑन देयर ओन, ईदर ऑनलाइन और ऑन पेपर, या फिर इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनआयर filled out by an interviewer based on the respondents answer। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, आपने उसको फिल करके मुझे दिया, ये तो हो गया सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। और दूसरा, मैंने आपसे इंफॉर्मेशन ली और अपने हिसाब से उसको पॉइंटर्स बना के लिख लिया, तो ये बन जाएगा इंटरव्यूअर एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनआयर। तो दो तरीके से क्वेश्चनआयर लिए जाते हैं। एडवांटेजेस इनके ये हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, लार्ज ऑडियंस पे आप पहुंच सकते हैं, एक संग कई लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा लो रहता है। क्वेश्चन को क्लैरिफाई अगर संग से नहीं किया जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब समझने वाले ने कुछ और समझा, आप कुछ और कह रहे थे और बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। फिर आते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट वे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हम आंसर्स को लेकर अपने पास से रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो जब हम इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन आयर जो होते हैं, है ना, यहाँ पे इंटरव्यू वर्ड भी आ रहा है क्योंकि उसी टाइप इसकी एक कैटेगरी को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है और अपने तरीके से उनको लिखने लगता है, अपने पास नोट कर लेता है। फोन, वीडियो कॉल किसी भी मीडियम से लिए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड तब होंगे, आपको पता ही ऑलरेडी इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स आपने पहले पढ़े हैं। इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और इसके साथ साथ सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वो होंगे जहाँ पे पहले से क्वेश्चन
प्री डिटरमाइंड है, सेट है, उनमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं किया जाएगा। हम यही पूछेंगे, आप बता पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी के हिसाब से आंसर्स देंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हैव अ गाइड बट अलाउ फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्वर्सेशन। हम जब ये जो क्वेश्चन आपको थ्रो कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारी रिसर्च जो है उसमें हमें जरूरत पड़ सकती है उस हिसाब से, तो हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। हम सामने वाले पर्सन से हमने बातचीत शुरू की और जिस दिशा में हमारी बात चलती चली गई, हमने उस हिसाब से अपने आंसर्स को क्रिएट कर लिया और क्वेश्चन को चेंज कर लिया, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। इसमें काफी हाई रिस्पॉन्स रेट रहता है, इन डेप्थ डेटा मिल जाता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, और कई बार इंटरव्यूअर बायस भी हो सकती है कि इंटरव्यूअर को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन अच्छा आंसर दे रहा है, तो वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और किसी से मन हट गया तो कोई ना कोई कॉग्निटिव बायस की वजह से उसका इम्पैक्ट हो जाता है। सर्वेज ऑनलाइन भी किए जाते हैं, हम बहुत सारे, आप लोग भी ऑनलाइन सर्वे का एक पार्ट बनते होंगे कई बार, कि सर्वे इंटरनेट के थ्रू ऐसे इस तरीके से ऑनलाइन वे में किए जाते हैं जिसमें गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी और क्वार्टिकल्स करके कई तरीके से लिया जाता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये होता है कि इजी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जितना फॉरवर्ड आप करेंगे उतना लोगों में पहुंच जाएगा इजीली। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डेटा कलेक्शन क्विक हो सकता है और एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक आप एक कम टाइम में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्पॉन्स रेट कभी कभी लो भी हो जाता है क्योंकि लोग जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब आप सर्वे कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए वो नहीं यूजफुल लग रहा है हमें, तो हमने उस पर नहीं भी रिएक्शन दिया, तो कई बार लो रिस्पॉन्स रेट भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं टेलीफोन सर्विस, जो आजकल काफी कम हो गए हैं। फोन ही नहीं उठाते लोग, ब्लॉक कर देते हैं ज्यादा अगर कोई सर्वे करने लगे फोन के थ्रू, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि उसका टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, और इसके चक्कर में कई बार स्पैम कॉल्स भी आ जाती हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा हमारे संग जो है वो स्कैम होने वाला है, तो इस वजह से भी टेलीफोन सर्वे सक्सेसफुल अब ज्यादा नहीं होते। पुराने टाइप की बात करें तो ये उस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि जो सर्वे होते हैं फोन पे कंडक्ट किए जाते हैं और रिकॉर्ड किया जाता है रेस्पॉन्सेस को। ये कई रिस्पोंडेंट्स के पास पहुंच सकते हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस की प्रॉब्लम है, या फिर ये हम रियल टाइम क्लैरिफिकेशन हो जाता है क्वेश्चन का। डिसएडवांटेजेस के यही है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कई बार डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि स्पैम हो सकता है, उनको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर फोन एक्सेस उनको नहीं ज्यादा वो करना पसंद करते हैं। लोग आजकल फोन पे बात भी तो करना पसंद नहीं करते हैं, दे समटाइम प्रेफर टू मैसेज ओनली, तो इस वजह से भी टेलीफोनिक सर्वे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बट एक टाइप है, तो हम ऐसा नहीं कि हम इसे यूज नहीं कर सकते। फेस टू फेस सर्वे में क्या होता है, फेस टू फेस सर्वे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिस्कशन ज्यादा होता है चीजों पर। यहाँ पे हाई रिस्पॉन्स रेट रहता है, अगर कोई पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो फिर वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर लेगा। तो इस फेस टू फेस सर्वे का ये रहता है कि आपको डायरेक्ट जो है वो नॉन वर्बल क्यूज भी मिल जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्योग्राफिकली लिमिटेड है। अगर हम किसी पर्सन से, किसी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड पर्सन से बात करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप साइकोलॉजी के बारे में कुछ और चीजों को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे वर्क करते हैं, आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, वो आपसे 1 घंटे का चार्ज इतना ज्यादा कर देंगे, तो आपका जो सर्वे है वो आपको काफी कॉस्टली बैठेगा फेस टू फेस में, कि आपको लग रहा है कि मैं रियल टाइम में चीजों को देखूं कि कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं और उनके पास जाके अपना टाइम दो। तो जब आप उनसे टाइम मांगेंगे तो वो आपसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो फेस टू फेस सर्वे कई बार टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। मेल सर्वेज जो होते हैं वो ईमेल के थ्रू लिए जाते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू लिए जाते हैं, पोस्टल मेल के थ्रू लिए जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि लोगों के पास अब इतना इजी मीडियम हो गया है सर्वे लेने का कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई भी चीज जो थोड़ा से ज्यादा भी टाइम लगा रही है लोग अब प्रेफर नहीं करते हैं। राइट, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि यहाँ पे रेस्पॉन्स रेट लो रहता है, काफी डेटा कलेक्शन का टाइम काफी लंबा खींच लेता है और कई बार क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिल पाता क्वेश्चन का। मिक्स मोड सर्वे सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा मेथड्स का, जिसमें हम ऑनलाइन, फेस टू फेस, इंटरव्यू, इस तरीके के कई को हम मिक्स कर देते हैं यहाँ पे। और मिक्स मोड सर्वे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स रेट और डेटा हम क्वालिटी काफी अच्छी होती है और डाइवर्स पॉपुलेशन के पास पहुंच जाते हैं। वैसे तो ये हायर कॉस्ट में लगते हैं देखने में, लेकिन अगर कायदे से किए जाए तो उतना हायर कॉस्ट उसकी होती नहीं है। एक डिसएडवांटेज हमें लिखना था इसलिए हमने लिखा है, बट मिक्स मोड सर्वे जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड हैं सर्वे रिसर्च में, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, लेकिन हर मेथड जो है वो हमारे रिसर्च गोल या टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलायबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। सेक्शन ए में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, और इसके डिफरेंट टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो टाइप के बारे में भी हमने इसमें बात की है, और रिलायबिलिटी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया है अच्छे से कि क्या होती है। और इसको जरूर प्रिपेयर आपको करके जाना है, क्योंकि अगर ये 10 मार्कर में आ गया और आपने सभी टाइप्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, देन ट्रस्ट मी आपके फुल मार्क्स इस टॉपिक पे आपको मिल जाते हैं। मार्क्स कट भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप सही से लिख कर आएंगे तो मार्क्स जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि आपके काट लिए जाएंगे। तो रिलायबिलिटी और मेथड, किस तरीके से हम रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, उनके मेथड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये टॉपिक आज के वीडियो का मेजर पॉइंट रहेगा, मेन सेंटर ऑफ पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ रिलायबिलिटी को और सिंपलर वे में समझना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस है चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनका लिंक भी मैं जरूर पोस्ट कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। और अभी फिलहाल हम आपके नोट्स में जो भी मेंशन है उससे समझने की कोशिश करते हैं। रिलायबिलिटी वर्ड को मैंने पहले भी समझाया है, इसी सीरीज में समझाया है, तो ये तो मुझे ध्यान है कि सीरीज में मैंने समझाया है। वैसे तो 50 बार मैंने समझाया होगा अलग अलग वीडियोज में, तो मुझे खुद नहीं ध्यान है कहाँ कहाँ पे बात हुई होगी बीच बीच में, लेकिन स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो मैं जरूर आपको मेंशन करूंगी। पर अभी हम बात करेंगे कि रिलायबिलिटी जो वर्ड है वो बना है रिलायंस से। रिलायंस मतलब हम किसी पर कितना भरोसा करते हैं, कोई भी चीज कितनी भरोसेमंद है, वो रिलायबिलिटी को दिखाता है। अब इस रिलायबिलिटी का, हम भरोसे का, हमारी रिसर्च में क्या काम है? ये रिलायबिलिटी तब होती है कि जब हम कोई टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी स्टेप पर कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो कितनी भरोसेमंद है, यानी वो हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है, क्या वो वही रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है जो हमें रिक्वायर्ड है, उसकी खुद की रिलायबिलिटी, उसकी खुद की कंसिस्टेंसी कितनी है। तो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ओवर टाइम। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिलायबिलिटी क्या इंडिकेट करती है कि जो एक ही रिजल्ट है वही हमें मिलेगा अगर हमने स्टडी को सिमिलर कंडीशंस में रिपीट किया है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए कि जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जब हम अपनी स्टडी को रिपीट करेंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस, शोइंग दैट द मेजरमेंट टूल और प्रोसीजर इज फ्री फ्रॉम रैंडम एरर। ये एक एक्सेप्शन की तरह से बात की गई है। तो यानी कि रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, यानी ये वही मेजर करेगा जिसको मेजर करने के लिए इसे बनाया गया है। अब बड़े सारे टाइप की यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है, जिसमें कि आप हाईलाइटेड देख रहे हैं। और पहले आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, which assesses whether the same results are obtained when a test is administered at different time। जब टेस्ट को रीटेस्ट किया जाता है, एक ही टेस्ट को किसी और टाइम में दोबारा भी अप्लाई किया जाता है, तो अगर सिमिलर रिजल्ट आते हैं, सेम रिजल्ट आते हैं, तो हम कहते हैं कि वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मेथड होता है, यूज करते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर का मतलब क्या हो गया? रेटर कौन होगा? जो रेट करने वाला होगा। which ensures that different observer or raters provide consistent evaluation of the same phenomena। मतलब अलग अलग लोग भी जब उसको इवेल्युएशन करें तो जो स्कोर है वो सेम आए। जैसे ज्योग्राफी के टीचर अगर इंग्लिश के पेपर को टेस्ट करें बट उनके पास आंसर की है, राइट, तो वो वही आंसर, वही मार्किंग देंगे बच्चे को जो इंग्लिश के टीचर देते हैं, है ना। उनका पर्सनल बायस नहीं होगा कि इसने इस पोइट्री को ऐसे लिखा है, ये तो इस लोकेशन की नहीं लग रही है, ये तो इस एरिया में इस तरीके से बोली जाती है। अपना ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में यूज ना करें। समझ रहे ना कहने का मतलब? तो यहाँ पे इंटर रेटर का मतलब हो गया जो रेट करने वालों के बीच में, इंटर रेटर अलग रेट करने वाले अलग अलग लोगों के बीच में, यानी जो इवेलुएट करने वाले लोग हैं उनके बीच में कोई फर्क नहीं आना चाहिए जब वो उसको रेट करें। उसके बाद आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो लिस्ट में जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हमने लिए हैं वो कंसिस्टेंट है ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ में कंसिस्टेंट है इन असेसिंग द सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट। तो उस तब हम उसको कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यानी जो टेस्ट के अंदर के क्वेश्चन आयर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप ऐसा है कि जब उनको हम यूज करते हैं कहीं पर भी असेसमेंट के लिए तो वो हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाते। Achieving high reliability is crucial because it strengthens the validity of research findings, ensuring that the outcomes are not due to random fluctuation। ये सब आपको लिखना है थोड़ा सा रिसर्च के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिखी है कि रिसर्च की डिजाइनिंग में केयरफुल अटेंशन मस्ट बी पेड टू ensuring that instrument procedure and data collection method produce reliable outcomes। ये जो आपने रिसर्च मेथड्स पढ़े, अभी जो भी आपने पढ़े हैं रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं कोई भी मेथड, वो सब रिलायबल होने चाहिए। वो जो रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कराएं उससे हमें रिलायबल रिजल्ट्स मिलने चाहिए। कई सारे मेथड्स हैं रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, जिसमें से कुछ तो आपको सिमिलर अभी जो पढ़े हैं आपने वही उसी से रिलायबिलिटी निकल कर आती है।
टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक टाइप तो है ही ऑफ कोर्स, पर एक मेथड भी है जिसमें हम एक ही टेस्ट को फिर से करते हैं, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो जाती है। जब दो सेट ऑफ रिजल्ट्स के बीच में एक अच्छा कोरिलेशन निकल कर आता है, तो अब हम क्या कहते हैं कि वो एक गुड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, यानी दोनों बार जो रिजल्ट आया है वो बहुत क्लोज आए। देखिए ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं आ सकता, एग्जैक्ट सेम आएगा, डिफरेंस माइनर डिफरेंस आ सकता है, पर डिफरेंस माइनर से माइनर होना चाहिए। अगर डिफरेंस मेजर चला गया तो इसका मतलब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो है वो सक्सेसफुल मेथड नहीं हुआ है हमारा, या फिर उस जो हमारा कंटेंट है जिस पर हमने टेस्ट किया है उसकी ही रिलायबिलिटी नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट दो ग्रुप पर एडमिनिस्टर किया गया है, एक ग्रुप पे एडमिनिस्टर किया गया है लेकिन 2 बार किया गया है, जिसमें हमने कुछ वीक्स का टाइम रखा गया है और वो सिमिलर रिजल्ट हमें दे रहा है, तो हम कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल है। इंटररेटर जहां पर जजमेंट करने वालों का उनका खुद का फर्क ना पड़े, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं इसीलिए फास्ट बता रही हूँ। 2 जजेस रेटिंग द क्वालिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस शुड प्रोवाइड सिमिलर स्कोर्स इफ इंटररेटर रिलायबिलिटी इज हाई। ये कब होगा? इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट रेटर्स एक सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंचे, तब हम कहते हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई है। जैसे एक डांस परफॉर्मेंस हो रही है और उसको 2 जजेस जो है वो म्यूजिक के टीचर ही हैं दोनों, और वो उसको जज कर रहे हैं, म्यूजिक के टीचर हैं, जो भी समझ लीजिए म्यूजिक की फील्ड से हैं, उस फील्ड से ही हैं जिससे जज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो स्कोर्स हैं वो बहुत वेरी कर गए। एक ने 20 में से 5 मार्क्स दिए और एक ने दिए 20 में से 19। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं कोई बायस हो रही है, रिलायबिलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटररेटर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। Parallel form reliability involves creating two different versions of the same test or measurement tool, each designed to measure the same construct. Both versions are administered to the same group and the correlation between the scores is assessed. जैसे कि हमने मान लिया कि 2 इक्विवेलेंट वर्जन है एक एग्जाम के, जिससे हम सेम नॉलेज को ही असेस करना चाहते हैं या फिर सेम स्किल को असेस करना चाहते हैं, लेकिन उस एग्जाम के 2 वर्जन है। शुड यील्ड सिमिलर रिजल्ट इफ द टेस्ट इज रिलायबल। मतलब अगर हमने 2 वर्जन का मतलब ये हो गया, हम किसी पर्सन की नॉलेज को जानना चाहते हैं, तो एक बार हमने क्या करा, उस पर्सन को रिटन टेस्ट कराया और एक बार उसका इंटरव्यू लिया, दोनों में ही उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो मतलब रिलायबिलिटी हाई है। और अगर एक में तो वो अच्छा कर रहा है, रिटन में तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू वाले में वो नहीं कर रहा है, तो मतलब वो वहां पे कोरिलेट नहीं कर पा रही है दोनों चीजें आपस में। तो पैरेलल फॉर्म का मतलब हो गया 2 टाइप के 2 तरीके से टेस्ट जो है वो पैरेलल चल रहा है एक दूसरे के, मतलब एक साथ चल रहा है, एक ही चीज को 2 तरीके से असेस किया जा रहा है। पैरेलल का मतलब यही होता है ना, एक जैसी चीज दोनों तरफ होती है पैरेलल में। फिर आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये भी हमने बात कर ली कि जिसके लिए क्रॉनबेक अल्फा यूज किया जाता है, एक स्टैटिस्टिक मेथड है जिससे इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाली जाती है। ये कैसे निकाली जाती है? कोई भी क्वेश्चन आयर है जिससे हम डिप्रेशन को मेजर कर रहे हैं, उसके डिफरेंट आइटम्स हैं, यानी फीलिंग ऑफ सैडनेस, लैक ऑफ एनर्जी, स्लीप प्रॉब्लम should all show consistent responses if the test has high internal consistency। तो ये मेथड क्या इवेलुएट करता है कि टेस्ट के अंदर के जो आइटम्स हैं उनमें आपस में इंटरनली कैसा कंसिस्टेंसी है, वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। स्प्लिट हाफ काफी पूछी गई है, स्प्लिट हाफ 3 मार्कर में अलग से पूछ ली जाती है। और ये जो रिलायबिलिटी का टॉपिक आपको नजर आ रहा है, मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 10 मार्कर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सी के लिए भी है। हो सकता है आपसे पूछ लें 3 मार्कर में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा इसमें से, इसको मिस नहीं करिएगा। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट होता है उसको हम 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट हाफ 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि चाहे हम ऑड नंबर इवन नंबर में कर लें या किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर लें, 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। और ईच हाफ के जो भी स्कोर है, मतलब ए और बी ऐसे 2 मान लीजिए, दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। अगर उनके बीच में हाई को रिलेशनशिप बन रहा है तो इसका मतलब है कि टेस्ट रिलायबल है, इंटरनली कंसिस्टेंट है वो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के मेथड से हमें ये पता चला कि उनके बीच में रिलायबिलिटी हाई नहीं है। तो इस तरीके से जैसे हमने 50 आइटम का टेस्ट है, उसके 25 कर लिया हमने, और अगर हमारा टेस्ट रिलायबल है तो जो दोनों स्कोर हैं, वो जो स्कोर निकल के आ रहे हैं दोनों से वो सिमिलर आने चाहिए। फिर आता है कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, KR20 जिसको हम बोलते हैं। ये KR20 फॉर्मूला एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल वे है, तो इसके बारे में हम कुछ ज्यादा तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन मेंशन जरूर कर सकते हैं। और अलग से पूछा जाएगा तो 3 मार्कर में 6 में कभी नहीं पूछा गया है, 3 में भी नहीं पूछा गया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रही हूँ।
जैसे कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट विद क्वेश्चन विद दैट कंसिस्टेंसी असेस द सेम एबिलिटी। अब ये जो है वो पूरी तरीके से स्टैटिस्टिकल होता है, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है पूरा जिसके हेल्प से हम करते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी एक स्टैटिस्टिकल वे है। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन जो टाइम गैप होता है दोनों में वो थोड़ा ज्यादा बड़ा रखा जाता है कि कितने टाइम तक हमारा जो टेस्ट है न केवल रिलायबल है बल्कि स्टेबल भी है लंबे टाइम तक। तो ये हम इसके थ्रू देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी के थ्रू। ओके, इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि जो रेटर है एक ही रहेगा और उसका खुद का इफेक्ट यहाँ पे हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग और असेसमेंट मेड बाय द सेम ऑब्जर्वर ऑन डिफरेंट ओकेजन। जैसे एक टीचर जो है वो किसी बच्चे को वाइवा में अच्छा मार्क्स देते हैं क्योंकि आज उनका मूड अच्छा है, बहुत बढ़िया मूड है, और 2 दिन के बाद उनका किसी पर्सनल वजह से मूड खराब है तो उन्होंने उसी पर्सन को बहुत बुरे मार्क्स दे दिए। तो यहाँ पे टीचर का यानी उस पर्सन का इंट्रा रेटर, उस पर्सन का रेटर का जो अपना फर्क आ रहा है टेस्ट पर, यानी होना चाहिए ना ऐसा कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर रिलायबिलिटी का एक कोफिशिएंट लेकर चला जा रहा है कि जैसे टीचर ग्रेडिंग द सेम सेट ऑफ एसे एट 2 डिफरेंट टाइम्स शुड गिव सिमिलर ग्रेड्स इफ इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी इज हाई। तो टू कंक्लूड करेंगे हम इसको यहाँ पे आके कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिलायबिलिटी के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट में का रिलायबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करते हैं या डिफरेंट वेज यूज करते हैं। अगर उनमें रिलायबिलिटी नहीं होगी तो वो स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करेंगे, और हमें तो रिसर्च के थ्रू एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचना है जिसको हम जनरलाइज भी कर सके बाद में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो तभी पॉसिबल होगा जब उसमें जो हमारे असेसमेंट है उसमें रिलायबिलिटी हो। साथ ही साथ वैलिडिटी भी होनी चाहिए। वैलिडिटी का टॉपिक जो है कई बार पूछा गया है शॉर्ट में। वैलिडिटी क्या होती है कि वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट, मेजरमेंट और रिसर्च स्टडी एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जिस काम के लिए इसको बनाया गया ये वही चीज को मेजर जब करता है तब हम इसको वैलिड कहते हैं। इट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ रिसर्च क्वालिटी, ensuring that the findings truly represent the phenomena being studied and are not distorted by external factor or biases। कई टाइप की वैलिडिटी होती है जिसको रिसर्चर कंसीडर करते हैं। कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन, इंटरनल, एक्सटर्नल, कई टाइप की वैलिडिटी होती है जिसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी की बात करें कि दिस एग्जामिन्स वेदर द मेजरमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग स्टडीड, ensuring that no relevant component is left out। जब हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी टॉपिक, किसी भी सिचुएशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी तब है जब उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा रहा है, मतलब उसका पूरा कंटेंट यूज किया जा रहा है, तो हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तब होती है कि जो टेस्ट है ट्रूली मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्टेड क्लेम्स टू, मतलब जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी चीज के पीछे एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो क्या वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? जब ऐसा हो रहा है तब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे वो हाई है। ओके, क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है हाउ वेल द मेजरमेंट कोरिलेट विद एन एक्सटर्नल क्राइटेरियन व्हिच कैन बी ईदर करंट और प्रेडिक्टिव ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। यानी कि क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब हो गया कि जिस क्राइटेरिया को सेट करके हम चीज को समझने वाले हैं आगे, क्या उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है? अगर ऐसा है तब हम क्राइटेरियन वैलिडिटी पे इसको हाई कहते हैं। Internal validity refers to the degree to which the observed effects are genuinely due to the variables being studied and not influenced by confounding variable। जब हमारा रिजल्ट इस तरह से आए कि उस पर कंफाउंडिंग वेरिएबल का कोई इफेक्ट ना हो, या फिर हम वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप देख रहे हैं तो उनका अपना ही इफेक्ट होना चाहिए, बाहर का नहीं है। तो इसका मतलब इंटरनल वैलिडिटी है उसके अंदर कि जिस वेरिएबल को भी हम स्टडी कर रहे हैं। External validity deals with the generalizability of the findings to other population settings or times beyond the specific study। किसी भी स्टडी में एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम तब मेजर करते हैं जब हम ये देखते हैं कि जो भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है, यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी उस लिमिट को सेट करके बैठे हैं कि वो उसके बाहर यूज नहीं हो सकते, तब हम उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी का नाम देते हैं। अगर वैलिडिटी ही ना हो तो रिलायबिलिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमने अभी रिलायबिलिटी के केस में भी ये चीज को पढ़ा था कि रिलायबिलिटी होने के साथ साथ वैलिडिटी भी होती है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को हम लास्ट टॉपिक ही कंसीडर करेंगे और उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी पे जो थ्रेड्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो का टाइम भी थोड़ा लंबा हो गया। क्विकली आप इंटरनल वैलिडिटी को एक बार पढ़िए
और मैं छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस क्लास में लौट रही हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है हमारा, हम चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर सकते हैं, पर ज़्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे। आज हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी मेजर टॉपिक है। तो इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स है रिसर्च में, जो कि क्रेडिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी को बताते हैं जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, और किस किस तरीके से ये चीजें होती हैं। पहले देखते हैं इंटरनल वैलिडिटी क्या है। इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री, अभी पढ़ के तो आई हैं, लेकिन वहां मैंने इसीलिए डिटेलिंग ज्यादा की नहीं थी कि मुझे पता था नेक्स्ट टॉपिक में ये वेट कर रहे हैं हमारा, और थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरनल वैलिडिटी refers to the degree to which a study accurately establish a cause and effect relationship between the independent and dependent variable within the study itself. इंटरनल वैलिडिटी तब होती है जब हम किसी भी स्टडी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्यूरेटली स्टैब्लिश कर पाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। It ensures that the observed changes in the dependent variable are truly due to the manipulation of independent variable, और कोई भी confounding factor का उसमें रोल नहीं है। जैसे अभी हमने इंटरनल में बात की थी, उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिलेशनशिप निकल कर आया है, जो भी हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें इंडिपेंडेंट का ही पूरी तरीके से रोल है, और जो भी इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट की वजह से है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, तभी वो इसकी इंटरनल वैलिडिटी होती है। A study with high internal validity eliminates threats like selection bias, confounding variable, experimental error। जब खुद से हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, उसकी वैलिडिटी इतनी हाई है, तो बाहर की चीजों का उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और रिजल्ट जो है वो ट्रस्टवर्दी निकल कर आएंगे, और कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही स्टडी होगी। एक्यूरेसी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है स्टडी के, ये इसका की पॉइंट हो जाता है। जैसे कि इन अ clinical trial testing a new drug, high internal validity ensures that any observed health improvements are genuinely due to the drug, not other factors like patient demographics or uncontrolled environment variable। जब कोई भी हमने क्लिनिकल ड्रग को टेस्ट किया, तो हम उसकी इंटरनल वैलिडिटी कब है कि जो हेल्थ के इंप्रूवमेंट हुए वो उसी ड्रग की वजह से हुए, ना कि और किसी वजह से। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है? External validity refers to the extent to which the finding of study can be generalized to other populations, setting, time or situations beyond the specific context of the study। अभी हमने बात भी की थी, अब वही रिपीट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट स्टडी के जो रिजल्ट निकल कर आएंगे, क्या वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हैं? क्या वो तब भी वैलिड हैं जब वो अपने उस जोन से निकलकर बाहर हमारे सामने चीजें आ रही हैं? तो जब हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, तब यहाँ पर जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से हम दूसरी स्टडीज में भी यूज कर पाते हैं, स्टडी के बियॉन्ड भी जा पाते हैं, जनरलाइजेबिलिटी काफी हाई होती है यहाँ पे। जब इसी को हम दूसरी तरीके से समझेंगे कि जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल है रिजल्ट का किसी भी ड्रग का, तो जब वो डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ, तो वो कहीं पर भी रहे, वो जो किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में रहे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रहे, लेकिन हमें वही स्कोर्स मिले जो हमें तब मिले थे जब हमने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या इंश्योर करती है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो विद इन द रिसर्च एनवायरनमेंट ट्रू है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या इंश्योर करती है कि जो जनरलाइजेशन है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम आगे भी लेकर चल सकते हैं। ओके, अब मैं क्विकली देख लेती हूँ हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद 17 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा नहीं है, हमारा लंबा जाएगा। इसको हम नेक्स्ट में ही लेंगे, इतना हमें कोई जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। आज 40 मिनट्स का लगभग वीडियो हो गया है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। मैं तो आप लोगों के इतने बड़े बड़े क्लासेस एक स्ट्रेच में लेती हूँ कि मुझे फील ही नहीं होता कि 40 मिनट की क्लासेस बड़ी है, बट पढ़ने वाले बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आएंगे नेक्स्ट, ये सब टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज, रिसर्च डिजाइन से हटकर कुछ हमने बातें करी हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।